तो जो चीज इनकी पकड़ी जाती है हरामखोरी इनकी, उसको ये भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर इसकी तोहमत लगा देते हैं। जैसे कि एक्स मुस्लिम कोई मूवमेंट कोई ले लो, ये इनकी पोल खोल कर रही है इस्लाम की और मुसलमानों की, तो हमको ये आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा के एजेंट बताने लगते हैं। ठीक है सर। तो उस पर मेरा ये सवाल होता है हमेशा हर मुसलमान से कि भाई तुम्हारे मुताबिक दुनिया की अगर हर परेशानी के पीछे यहूदी और आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा है, तो ये बताओ कि नमाज की हालत में उमर को किसने मारा? वो बजरंग दल का कौन सा सेवाकार था? उस्मान को किसने कत्ल किया? यहूदी ने या भाजपा ने या बजरंग दल वालों ने या आरएसएस वालों ने? आपके उस्मान को घर में घुस करके दाढ़ी पकड़ करके खींच करके किसने मारा? वो कौन था? हसन हुसैन को किसने कत्ल किया? तो ये चुप हो जाते हैं, फिर ये जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको अपना प्रोपेगेंडा करना है। ये भी जानते हैं जो ये बातें बोल रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग जहां जहां जब जब ताकत में आए हैं, मेजॉरिटी में आए हैं, पावर में आए हैं, इन लोगों ने हमेशा दूसरे अकीदे वालों को, दूसरे बिलीवर्स लोगों को हमेशा तकलीफ पहुंचाई है, हमेशा दुख दिया है, हमेशा उनका जेनोसाइड किया है, हमेशा उनको उनके ऊपर अपना झूठा मजहब इम्पोज किया है, हमेशा उनके ऊपर अपना शरिया लगाया है, जिजिया लगाया है, उनके ऊपर तीर्थ यात्रा टैक्स लगाया है, उनके ऊपर उनके बिलीव के मामले में तंगी की है, परेशानियां क्रिएट की है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल है। कुछ चंदे के एग्जाम्पल स्क्रीन पर हमारे मृत्यु भाई दिखा रहे हैं। मुस्लिम वर्सेस ज्यूज, इसराइल में इन्होंने ज्यू का जीना हराम कर रखा है। मुस्लिम वर्सेस हिंदू, इंडिया में मल्टीपल ऐसे जेनोसाइड, ऐसे दंगे ये कर चुके हैं जहां इन्होंने हिंदुओं को कत्ल किया है। बांग्लादेश एक और मुल्क है जो इस लिस्ट में नहीं है, वहां पर रिसेंटली वो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट के नाम पर शुरू किया गया, उसको हिंदुओं के जेनोसाइड और मंदिरों को तोड़ने पे खत्म किया गया। मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, अफ्रीका में इन लोगों ने उनका जीना हराम किया, अमेरिका में जीना हराम किया, यूके में उनका जीना हराम किया। मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट, बर्मा में इन्होंने बुद्धिस्टों को चुन चुन करके मारा, जिसके जवाब में रिटेलिएट करते हुए जब बर्मा के अंदर उन लोगों ने इनकी पिट्ठी तोड़ी और इनके पिछवाड़े को काटा, तो फिर ये पूरी दुनिया में हाहाकार और तबाही मचाने लगे। हाय मारे गए, मिट गए, लुट गए, कत्ल कर दिया, बुद्धिस्टों ने कत्ल कर दिया, अरे इन्होंने हमें मार डाला, हमें काट डाला, हमें कत्ल कर दिया, देखो कैसे जेनोसाइड कर रहे हैं। लेकिन अपना जो खुद का घटिया हरकतें थी उसको भूल गए। मतलब सोचो सिद्धार्थ भाई, दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले सोचो कि सबसे शांतिप्रिय कौमों में से एक है ये बौद्धिस्ट लोग भाई, किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते, साला इनसे भी पिट गए। सोचो सिद्धार्थ भाई कितने दलाई लामा ने इनकी पिट्ठी सुजा दी मार मार करके वहां। जी जी जी, मैं ये कहता हूँ बौद्धिस्टों का जब प्रेयर होती है ना तो ये शांत बैठ जाते हैं, बिल्कुल चुप, इतने शांत स्वभाव के हैं। अगर उनके हाथ से मर रहे हैं ना तो आप ये सोच लो कि अब ना कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, बौद्धिस्टों ने मारा है। इनकी हिपोक्रेसी की सीमा देखने के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात दंगे उसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जहां पर इन्होंने तीर्थ यात्रा में जाने वाली एक पर्टिकुलर ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन जो तीर्थ यात्रा के लिए जाती थी, जिसमें सारे के सारे यात्री, हाँ साबरमती एक्सप्रेस, जिसमें सारे के सारे यात्री जो तीर्थ यात्री होते थे, इन्होंने स्टेशन में घुस करके उस ट्रेन को घेर लिया, उस ट्रेन के दरवाजे बंद किए और जिन दरवाजों खिड़कियां थी, जो विंडो थी, उसमें इन्होंने रजाई और गद्दे ठूस ठूस करके उसको बंद कर दिया ताकि कोई खिड़की के रास्ते, दरवाजे के रास्ते से बाहर ना निकल पाए। और जब इन्होंने मेक श्योर कर लिया कि अब सारे के सारे यात्री उस ट्रेन के अंदर फंस चुके हैं, इन्होंने उसकी सारी बोगियों को पेट्रोल डाल डाल करके आग लगा दी और जिंदा जला करके मार डाला सारे तीर्थ यात्रियों को। और उनका कसूर क्या था कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जब बदले में मोदी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के ऑर्डर दिए तो ये बिलबिलाने लगे, तड़प उठे और फिर इन्होंने वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाना, नुकसान करना, दंगे करना शुरू कर दिया, महिलाओं के रेप करना शुरू कर दिया। अब बदले में कोई इनका जुल्म कहां तक सहेगा? बदले में हिंदुओं ने भी रिटेलिएट किया और इनको फिर उन्हीं लैंग्वेज में समझाया जिस लैंग्वेज में ये उनसे बात कर रहे थे। तो फिर आज तक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और आज तक उस मोदी को ये मुसलमान का दुश्मन, कातिल और पता नहीं क्या क्या कह करके गालियां देते हैं,
जिस मोदी ने कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं, आज तक मोदी को अपना दुश्मन मानते हैं, आज तक मोदी को गालियां देते हैं, इस वजह से कि उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने अपने स्टेट में, अपने राज्य में उसने गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, मुझे ये कूड़ा साफ चाहिए सारा का सारा। बिल्कुल बिल्कुल। समीर तो भाई, ये सच्चाई लोग ऐसे दल्ले लोग हैं सर, ऐसे विक्टिम कार्ड लेकर के घूमने वाले लोग हैं ये, जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, पहले हरकत करेंगे, पहले हरामीपन करेंगे, और जब इनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड लेकर के सारी दुनिया में रोते हैं। सर ये वो लोग देखिए, ये काम मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक वक्त के लिए कि भाई उनके दिमाग ही ऐसा है। बट जब हिंदू हाँ अपने खुद के कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि उल्टा जो दंगा कर रहा है उन्हें सपोर्ट करने लगता है बाय द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। मुझे पता है कि ये लोग सेकुलरिज्म के चक्कर में ये सब कुछ करते हैं। इन्हें कैसे समझाए? क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त है जिन्हें समझाने की कोशिश की है एनजीओ में ही जी, कि भाई देख ये जो क्या हुआ था, अरे नाम क्या था सर, जो कुछ महीने पहले जो गवर्नमेंट में बैन किया था, वफ का था। हाँ, वक्फ बोर्ड बैन किया था। उसके बाद यहाँ दंगे हुए, पश्चिम बंगाल में दंगे हुए। सर मैंने अपने एनजीओ से कहा कि चल दंगा जिन जिन एरिया में हुआ है उनके लोगों के लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहने लगे कि भाई मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, जिस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है, हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। सर जब हाँ, आप तो अगर भाई साहब ममता बानो को चुनोगे तो फिर तो यही होगा ना। अरे कहाँ सिद्धार्थ भाई, उसके अलग ही भाई फंडे है भाई वो। मतलब छोड़ो, उस पे तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाई दुर्गा पूजा सर में उन्हें भाई चुनना नहीं गवर्नमेंट, पड़ता है, वो चुन के आ जाते सुनिए हैं। ना, गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से भाई 1,20,000 रुपए करके दुर्गा पूजा में उड़ा रही है भाई लोगों का जो है अमाउंट। भाई वो अलग ही भाई सुविधावादी मतलब औरत है, ठीक है, उसको बात ही छोड़ो। और 2 पॉइंट रह गए बस, मुस्लिम बस वर्सेस कैथोलिक फिलीपींस में। एक बात इसमें वाले रख दूं, फिर आगे चलते 2 पॉइंट पे। जी जब इलेक्शन आता है तब वो अपनी हड्डियां तुड़वा करके व्हील चेयर पे बैठ जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही इलेक्शन आएगा तुरंत उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरे 5 योजना में वो ठीक रहेगी, 5 साल की योजना में, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आएगा तुरंत उसके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी होगी कि वो व्हील चेयर पे आ जाएगी ममता बानो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी विक्टिम उसने, मैं कहता हूं ये विक्टिम कार्ड वाला फंडा उसने मुसलमानों से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्चुअल में उनका एक टीम है, नाम है कुछ आईपैड करके ग्रुप है। ये ग्रुप एक्चुअल में लोगों को फोन करता है, वेस्ट बंगाल में लोगों को फोन करके पूछता है कि भाई इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा। अब आप जवाब दोगे तो आपका जो डिटेल्स है वो लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से उन्हें पता चल जाता है कौन सी कम्युनिटी उनके ऊपर गुस्सा है, कौन सी कम्युनिटी कम गुस्सा है। तो अगर उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये वाली कम्युनिटी गुस्सा है, इन कम्युनिटी को थोड़ा सा फेवर कर दो, फेवर कर दिया, बस हो गया। अब इस तरीके से वो हर बार इलेक्शन में जीतती है। अब लोगों को तो समझना पड़ेगा कि भाई जो लोग आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, ये लोग बोलते हैं क्या फोन करके, मुझे भी एक बार फोन किया था, फोन करके पूछने लगे कि सर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इलेक्शन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इलेक्शन के ऊपर थीसिस लिखना है, उसके लिए मैं आपसे फोन में बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये लोग फोन करते हैं, फोन करके डिटेल्स लेते हैं, डिटेल्स लेने के बाद इसे ही ऐसे मतलब क्या करूँ, एक काउंटिंग बता देते हैं, और उस हिसाब से ये लोग इलेक्शन के जो रणनीति होते हैं वो तैयार करते हैं। तो लोगों को तो ये समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे आप जितना चाहे कोशिश कर लो, किसी भी हालत में इन्हें हटाना आई डोंट थिंक पॉसिबल, क्योंकि इनके जो कोड वोटर है, जो एक होता है ना कोड वोटर, उन्हें ये अच्छी तरह से सेफ रखना जानते हैं। अच्छा सर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक आखिरी छोटी सी बात। सर आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों ने तो काफी दुनिया देखा है, आप लोगों के हिसाब से करंट सिनेरियो में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सही तरीके से काम कर रहा है? ये मतलब सिर्फ
मैं यहाँ पे दंगे के बारे में बता नहीं रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए मेरा कौन सा अगर स्टेट? जी जी सर, इसमें देखिए, अगर मेरा वोट आप पूछना चाहते हैं तो मेरा वोट उत्तराखंड को जाएगा डेफिनेटली, और आसाम को। मैं भी इस पे बोलना चाहता था सिद्धार्थ भाई, डेफिनेटली आसाम भी अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में खास करके मैं जो है एनजीओ के जॉब्स के लिए प्रिपरेशन जब ले रहा था तो मैंने देखा कि जो एफर्ट डाल रहा है ना उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट है, इतने सारे पब्लिक ये जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतने सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, इतने डेवलपमेंट की कोशिश जो उनका है सिद्धार्थ भाई, वो टॉप नॉच है। और डेफिनेटली मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है टीम अप करके किस तरीके से एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से जो है जंगलों को बढ़ाया जा सकता है, पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ सकते हैं, जो लैंडस्लाइड होते हैं उनको, तो जो काम भाई जो है उत्तराखंड की सरकार कर रही है, तो डेफिनेटली काबिल तारीफ है सिद्धार्थ भाई, डेफिनेटली 100% एग्री। क्योंकि एक एफर्ट दिखता है ना कि एक्चुअली में डेवलपमेंट करने का एक एफर्ट दिखता है लोगों में, तो वो वहां पे दिख रहा है सिद्धार्थ भाई जी। हाँ सर। अभी अभी जो एक नया बिल लेकर के आई थी गवर्नमेंट, वो जिसमें सबको समान अधिकार और समान कानून सबके लिए बराबर है, शायद एनआईए, कौन सा कानून था? वो सिविल, एक सेकंड, हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा देखिए, अब बात ये है, अगर आप पूछेंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉ एसीएल भारत के अंदर प्रस्तावित किया गया, प्रस्ताव रखा गया, जहां पे कोई किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट अगर करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसके वारंट हो जाएंगे। पूरे भारत में एंटी कन्वर्जन लॉ एसीएल कहां लागू है? जवाब है उत्तराखंड में। यूसीसी सिविल कोड गवर्नमेंट सरकार ने प्रस्ताव दिया, पूरे भारत में किस स्टेट में पारित हुआ? जवाब है उत्तराखंड, आसाम। लैंड के बारे में जो कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि जो जिस राज्य का निवासी है वो उस राज्य में जमीन खरीद सकता है, जमीन प्रॉपर्टी बेच सकता है, दूसरे राज्य में जाकर के कोई एक राज्य से जमीन नहीं खरीद सकता, जिसके का इस्तेमाल करके मुसलमान जो है वो हर जगह की डेमोग्राफी चेंज करने का काम करते हैं, अपने लोगों को बसा करके तादाद बढ़ा करके, और फिर वहां दंगे करते हैं। तो वो कानून प्रस्ताव पारित किया गया, संसद में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारित कहां हुआ? जवाब है उत्तराखंड में। तो सर आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा स्टेट सही तरीके से काम कर रहा है। डेफिनेटली पॉइंट 3 है उत्तराखंड के पास, आसाम के पास 1 है, और बाकी भारत के किसी भी स्टेट के पास इन तीनों में से कोई भी पॉइंट नहीं है। हाँ थैंक यू सर, मुझे थोड़ा सा वक्त देने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। एक्चुअल में कुछ दिनों पहले से, मतलब ये आप देख रहे होंगे कि मस्जिद में एक मिनिस्टर की पत्नी चली गई थी बिना सर को ढके, तो उनके ऊपर मौलानाओं ने टिप्पणी कर दिया था। साजिद राशिदी ने, जिसके बाद उसे स्टूडियो में कूटा गया न्यूज नेशन में। जी हाँ सर। अब एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा सर। यही काम, मतलब ये जो मतलब मौलाना ने जो कहा उनके खिलाफ गलत कहा, उसके बाद क्या एक मुसलमान तो हर बार में बाहर निकल आते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, इस्लाम खतरे में, ऐसा बोलते हैं। बट इनके खिलाफ एक बार भी नारा क्यों नहीं लगाया इन लोगों ने? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुल्ला जी ने कहा था। अब मैं आगे जो है सॉफ्ट नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश में सॉफ्ट जिसको बोलते हैं ना, उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, वो आप समझ जाइएगा, मैं नहीं बोल रहा। हाँ जरूर सर, तो जरूर। मुल्ला सॉफ्ट ने ये कहा था
कि हमने उत्तर प्रदेश में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश इसलिए दिया ताकि मुसलमानों का हम पर विश्वास बना रहे। दूसरी बात, मुल्ला सॉफ्ट साहब ने संसद में कहा कि आप कहते हैं कि हम मुसलमानों को अपीज करते हैं, तो हाँ हम करते हैं, और उनको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, तुमको। तो जो पार्टी ऐसे ऐसे बयान देती हो और जिस पार्टी के सपोर्ट में ये पूरी कम्युनिटी पगलाई फिरती हो, मैं कहता हूं ऐसे इंसिडेंट 2-4 ऑन होने चाहिए, इनके बीच का प्रेम और गाढ़ा होगा, बढ़ेगा इनके बीच का प्रेम। आज कम बढ़ा है, इस वजह से आपको गालियां नजर नहीं आई। जब उस लेवल तक बढ़ जाएगा 3-4 इंसिडेंट होने के बाद, फिर आपको गालियां और पुतले सब जलाते हुए नजर आएंगे। ये कौम किसी की सगी नहीं है, वक्त आने पर अपना रंग जरूर दिखाएगी। थैंक यू सर, मुझे थोड़ा सा वक्त देने के लिए। ओके, मैं अभी गुड बाय कहूंगा। सर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादातर आप लोगों का स्ट्रीमिंग देखा करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग नॉन मुस्लिम वाली स्ट्रीमिंग बहुत कम लाते हो। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब हफ्ते में कम से कम एक दिन नॉन मुस्लिम थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज किया है अपनी स्ट्रीम का। हमारी जो स्ट्रीम्स हैं अभी कुछ टाइम तक जो है वो ओपन फॉर ऑल रहेंगी, जैसे कि आज की स्ट्रीम चल रही है। लेकिन एक चीज हमेशा इसमें फिक्स रहेगी, जैसे ही कोई मुस्लिम आएगा तो उस मुस्लिम्स को हम प्रायोरिटी देंगे, वरीयता देंगे हर स्ट्रीम में, ताकि वो बात करे, हमारे साथ डिस्कशन हो, डिबेट्स हो। बाकी अगर कोई मुस्लिम्स उस वक्त नहीं है तो हम तमाम नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करेंगे अपनी स्ट्रीम में, जो इस्लाम पर और हमारे टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। आज से कुछ टाइम तक ये पैटर्न हमारा रहेगा, तब तक जब तक के मुसलमान दोबारा से हिम्मत जुटा करके हमारे साथ डिस्कशन और डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए हमने आज इनको पिन करने के लिए, इनको सुई चुभाने के लिए अपना टॉपिक रखा, व्हाई मुस्लिम अफ्रेड टू डिफेंड प्रॉफिट मोहम्मद। मुसलमान अपने प्रॉफिट मोहम्मद को डिफेंड करने से इतना डरते क्यों हैं? इनको रोज पिन मारेंगे तो कभी ना कभी इनको गैरत और शर्म आएगी, ये आएंगे। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने स्ट्रीमिंग में एक बार ये जो सम्राट अकबर जो था, इन्होंने तो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान मेरा टॉपिक नहीं, नहीं सर मेरा टॉपिक नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपका पॉइंट। इसमें अलग अलग सबके आर्गुमेंट है, अलग अलग सबकी वो जो है चीजें हैं, रेफरेंस है, सब कुछ है। पर सर मेरा टॉपिक हिस्ट्री नहीं है। जो एक्स मुस्लिम हिस्ट्री पे बात करते हैं, ऐसे 2-3 एक्स मुस्लिम्स को मैं जानता हूँ। एक एक्स मुस्लिम है उसमें जो बड़ी जी तोड़ मेहनत कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसका नाम है एक्स मुस्लिम भारत। और मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई ऐसे एक्स मुस्लिमों को सपोर्ट करें जो मेहनत से काम कर रहे हैं। वो लगातार 3 सालों से इस्लामिक हिस्ट्री पर और भारतीय हिस्ट्री के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड स्ट्रीम सुनना है तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ जुड़ें। मेरी स्पेशलिटी हिस्ट्री में नहीं है सर, भारतीय हिस्ट्री में, मुगल हिस्ट्री में मेरी स्पेशलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से मैं सर उस पर बात नहीं कर सकता हूँ। मेरी स्पेशलिटी इस्लाम के ऊपर है, कुरान के ऊपर है, हदीस के ऊपर है, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर है, तारीख के ऊपर है, सीरत के ऊपर है। मैं सर उस पर बात करता हूँ। जी हाइट सर। ओके सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब विदा लेना चाहूंगा। गुड बाय सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू, गुड नाइट जी। हमारे साथ जल्लाद साहब जुड़े हैं। जल्लाद साहब आपको स्ट्रीम पे ऐड किया गया है सर, अपना माइक अनम्यूट करिए। अरे नमस्ते नमस्ते जल्लाद साहब, जल्लाद भाई क्या हाल चाल? अगर मुझे किसी ने गालियां पड़वाई मैं उसका कत्ल कर दूंगा। सिद्धार्थ भाई सिद्धार्थ भाई, और किसने गाली दिया तुझे, मैंने बता दे तू। पिछली बार शर्मा जी जग जाओ। सो गए लगता है। ये जिज्ञासु दे रहा था सिद्धार्थ भाई को गाली। लगता है शर्मा जी शर्मा गया, सो गया बेचारा। नहीं सोए तो नहीं होंगे, इधर उधर होंगे। चले थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, फिर इनसे बात करेंगे। बाकी जैसे आते हैं ना, आते ये है प्यारे से लहजे में कहते हैं, और सिद्धार्थ भाई दिल से बोलता लंबा खींचते हैं, दिल से बुलाते हैं भाई। मुझे फोन पे बोलता है ये बंदा।
सिद्धार्थ भाई, पंडितों में आयो, पंडितों में ऐसी वैसी बात थोड़ा ही है, और जान दे देंगे तुम्हारे लिए वीरे। सिस्टम फाड़ देंगे। सिस्टम फाड़ देंगे। भाइयों, ये देखो देखो, सिस्टम फाड़ने के लिए आया है कोई, बात करो सिद्धार्थ भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। देखो आतिफ, आतिफ ऐड किया गया है, बताओ। आतिफ, आतिफ बैन हो जाओगे आतिफ। आतिफ से आतिफ का, आतिफ असलम का गाना याद आ गया, और मैं कहना चाहता हूँ आतिफ को, अभी जा सनम यूं न कर सितम। अरे आतिफ आप भी जाओ, वॉइस में आ जाओ। रुको इसका माइक देख लेता हूँ, कहीं कम तो नहीं करा हुआ। नहीं, सब कुछ सही है, बढ़िया है। हाँ जी आतिफ भाई, आतिफ आगे। तुम्हें ज्यादा पसंद है लगता है। आतिफ अरे मुझे पसंद तो, था। मुझे देखो, मुझे हर वो इंसान पसंद है जो रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानता। और आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अदनान सामी, और हमारे लीजेंड, और मेरे जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्पेक्टिव इंसान मेरी नजर में कलाकारों में, जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब, मेरे लिए ये बहुत अजीज है, बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते। बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, ये एवोल्यूशन की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओगे तुम? नहीं नहीं, एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, एवोल्यूशन पूरा झूठ है। ये बात अचानक सुनो, से आस- क्या नाम है? सुनो समीर? सुनो सुनो, अरे सच्चाई क्या है मैं बता रहा हूँ, सुनो सच्चाई ये है। नहीं बताओ, एक- समीर बताओ। अरे रहने दो, अच्छा मृत्यु भाई, रहने दो, कोई नहीं भाई। एवोल्यूशन पे बात करने के लिए मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो इतने ना कॉन्फिडेंस से मानते हो तुम? देखो, ये इसी को कहते हैं कि जब आपने ये ठान लिया हो कि आपको अपनी बेइज्जती करवानी है, तो फिर इसी तरह की हरकतें की जाती हैं। मैंने क्या कभी हरकत नहीं की कहा, मैंने? अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, मैंने बोलो। कभी नहीं कहा कि डार्विन मेरा नबी है और मेरा खुदा जो है वो साइंस अलैहिस्सलाम है। मैं हर उस बात को मानता हूं जो चीज साबितशुदा है, प्रूवन है, फैक्ट है, चाहे वो किसी इंसान की हो, चाहे वो किसी थ्योरी की हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी की हो। और मैं हर उस बात को डिनाई करता हूं जो जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। पर यार आपको ये मानना ही पड़ेगा सिद्धार्थ भाई, एवोल्यूशन झूठा है, लेकिन आसमान से जो आदम टपका था जमीन में, ये सच्चा है सिद्धार्थ भाई। मैं इसकी हाँ। गवाही देता हूँ, सच्चाई ये है सिद्धार्थ भाई। और इस बात को सच्चाई, इसको सच्चाई मानने के लिए आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा ईमान है। नहीं नहीं, ट्रस्ट मी ब्रो, यही तो प्रूफ है। ट्रस्ट मी ब्रो। ट्रस्ट मी ब्रो, मतलब कितना चलो बात funny बात चीज है। करने देते हैं, बात करने देते हैं। आज अच्छे से बात कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा, तो बात करने देते हैं। हाँ आतिफ, इवोल्यूशन के बात अलावा कोई सुनो। और टॉपिक है इस्लाम से रिलेटेड तो बात करो। बात सुनो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। जैसा तुम चलोगे वैसा मैं चलूंगा। तो ठीक है, फिर मैं भी जैसा तुम चलोगे वैसा मैं चलूंगा। मेरा तो तुमसे डबल भरोसा नहीं है। जैसे ही तुम्हारे मुंह से निकली गाली, तो मैं रसूल अल्लाह की तारीफ करूंगा काली काली। पठान का कोई भरोसा नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं करो। मेरे पठान का भरोसा बहुत ज्यादा होता है। कम से कम पठान का इतना बात तो तय होता है कि वो गोबर खाएगा। फिर वही कर, अभी मैं बोलूंगा, मैं बोलना स्टार्ट करूंगा फिर। तो टॉपिक पे बात करो, डोंट वेस्ट योर एंड माय टाइम। टॉपिक पे बात करो। तो तुम्हें पता नहीं है ना, तुमने बोला मुझे मेरा पता नहीं टॉपिक है, क्या तुम रसूल अल्लाह को डिफेंड कर सकते हो? मैंने तुमसे क्या पूछा था, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कह दिया मैं साइंस पे बात करने के लिए कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। तो जब मेरे पास कोई नॉलेज है ही नहीं उस बारे में, तो मैं क्यों तुमसे उस बारे में बात करूं? जब मैं मान रहा हूं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तुम कह दो तुम्हारे पास इस्लाम की नॉलेज नहीं है, किस्सा खत्म। मैं नहीं करूंगा इस्लाम पे बात तुमसे। अच्छा तारीख क्या है आज? 7 है ना? अभी इस महीने के जो है 13 वो क्या नाम 23 दिन बाकी हैं। 23 दिन में मर जाऊंगा ना मैं, यही कहने वाले हो ना? 8 है, 8 तारीख है आज। चलो 8 है, मतलब 22 दिन में मैं मर जाऊंगा, यही कहने वाले हो ना तुम? अगला सेंटेंस
जो काम मेरे ख्याल से 3 हफ्ते में होने वाला है, तुम उसको जल्दी करने के चक्कर में हो। हम मतलब मैं मैक्सिमम 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं मर जाऊंगा ना, यही तो तुम कहने वाले हो ना। वो पता चलेगा ना जब तुम्हारे सर पे चलो खड़ा ठीक है, होगा तो तो। जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी तुम इस्लाम पे बात ठीक है, कर सकते हो तो बताओ। बस मैंने बोला तुम्हें याद दिलाऊं मैं। मुझे हर वक्त याद रहता है, और मुझे ये याद नहीं रहता कि मुझे एक दिन मरना है। मुझे ये याद रहता है कि 12 फरवरी 2021 को रात के 9:44 पे मैं मर गया था। 12 फरवरी 2021 रात के 9:44 पे मैं मर गया था। आतिफ, तुम जिससे बात कर रहे हो वो कोई जिंदा शख्स नहीं है, वो एक सोच है, एक इनकलाब है, एक नजरिया है, और एक मूवमेंट है। सही है, ठीक है, ठीक आई है, बात समझ में? सही तो है, तुम समझ मरे मुझे हुए समझ आ गया। तो तुम मरे हुए को क्या मारोगे भाई? बस समझ आएगा ना, बस सर पे खड़ा होगा ना आके, फिर तुम पछताओगे भाई, क्यों किया मैंने ऐसा। जब मैं तेरे अल्लाह से नहीं डरता, जब मैं तेरे रसगुल्ला से नहीं डरता, तो तेरी क्या तमीज औकात है से कि तू मुझे डरा तमीज दे? तमीज से थोड़ा तमीज से बात जिस करो। दिन मैं मरूंगा उस दिन मैं हंसते हुए मरूंगा, ये मैं आज सारी दुनिया के सामने तुझसे वादा कर रहा हूं। तेरे रसूल यही अल्लाह की तरह नहीं, जो तड़प तड़प करके गालियां दे दे करके पानी में हाथ डुबा करके अपने मुंह पे मलते हुए तसला मंगा करके मूत यही करके मर लोग गया। यही लोग तुझे मराएंगे, यही लोग जो तेरे यही उठा रहे हैं लोग, ना ये जो तुझे मैंने बताया है ना अभी, ये जो तुझे मैंने बातें बताई हैं, ये सब तेरी सही बुखारी सही मुस्लिम में लिखी हुई है। मैंने एक बात अपनी तरफ से नहीं बोली। तो ये जिस दिन मैं आसपास। मरूंगा सन, जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके जाऊंगा, डेथ तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी स्पिरिचुअल डेथ तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जिस दिन मेरी फिजिकल डेथ होगी, मैं उस दिन मरूंगा हंसते हुए और खुशी से मरूंगा, ये सोच करके कि दुनिया में आने का मेरा कुछ मकसद था, कुछ फायदा दुनिया में आने का हुआ, और मैं कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं। तेरे रसूल अल्लाह की तरह मैं तकलीफ में, परेशानी में, अफसोस में और गम में नहीं मरूंगा, अफसुर्दा नहीं मरूंगा मैं। अच्छा बात सुनो, आखिरी बात कर रहा हूँ अच्छा सुनो, मैं क्या। टाइम पास करने की बात जरूरत नहीं सुनो है। ना, आतिफ भाई सुनो सुनो। आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी। अरे आखिरी आखिरी नहीं, आप अभी बात करोगे। सुनो सुनो आतिफ भाई, इतना नहीं बहुत सारा नहीं, टाइम आखिरी ऑलरेडी। बात कर रहा हूँ, अरे ए सुन, चुप। आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात नहीं सुनो, आखिरी बात। नहीं नहीं, आखिरी बात अभी सुनूंगा, अभी बात करना है तुमसे मुझे। बहुत सारा टाइम तुम वेस्ट किए हो, अब सुनो। बहुत बार बोल लिए ना, अब सुनो। मुझे तुमसे तो ऑलरेडी कई बार मैंने अच्छे से भी बात किया है। मैं जो है मोमिनों से एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ सूरा निसा के आयत 11 और 12 से। तो सूरा निसा के आयत 11 और 12 से तुम मुझे 12 लाख रुपए डिवाइड करके दो। अभी मैं आयत ला रहा हूँ। मुझे ये डेटा मुसलमानों का लेना है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुसलमान है कि नहीं जो कुरान को अच्छे से समझ के ये सूरा निसा के आयत को जो है डिवाइड कर सके। अभी तो सुनो। देखो ये रहा। सुनो सुनो सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आए हो ना तो कायदे से बात करना पड़ेगा। तो पहले तुम मुझे सूरा निसा के आयत 11 और 12 से बस ये बोल दो कि बाप, माँ, हस्बैंड और बेटी, इनको कितना कितना मिलेगा, बस ये डिवाइड कर दो। उसके बाद तुमको बोलने का पूरा आजादी। सिद्धार्थ भाई से सारा दिन बात करो। समीर के बाद वैसे भी तुम्हारा नंबर है, अपने खैर करो, सही है तुम। भाई नंबर यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन किससे बात करेगा। ये जेडी भाई रुक जाओ, जिगस भाई रुक जाओ, छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ कि डिसाइड यहाँ पे हम करते हैं कौन बात करेगा। चलो देखो, भाग गया। भाग गया वो भगोड़ा। नहीं, आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात शामृति तो नहीं भाई, करनी थी सिद्धार्थ भाई इससे? नहीं नहीं, उससे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी होगी? पागल हो अरे क्या वो तुम? तो करता ही मैं कह नहीं रहा बात। हाँ मैं वही कह रहा, इससे 12 लाख डिवाइड करना तो दूर की बात, इससे 12 का पाड़ा ही सुन लेना। अरे नहीं, वो सब नहीं भाई, मेरे को चाहिए डेटा भाई। मैं मरे जा रहा हूँ कि मोमिन आए उनसे एक एक करके मैं डेटा लूं। यार कोई नहीं दे रहा भाई। सिद्धार्थ भाई ये तो भाई गलत है भाई। मैं निराश हो रहा हूँ भाई। एक बंदा मिला इतने दिन बाद भाई, वो भी नहीं दे रहा। हाँ भाई, डेटा एंट्री कर रहा हूँ भाई, नहीं करने मोमिन दे रहा मोमिन भाई। मोमिन बी लाइक, तस्कीन दिल की खातिर तुम नजर से नजर मिलाते हो,
क्या जुल्म है मियाँ, बुलाते हो हिसाब कराते हो। जी समीर भाई ये पठान से हिसाब करने की बात कर रहा है, बताओ यार कितना बेवकूफी वाली बात कर रहा है। साला, इनसे अपना भेड़ बकरी गिने तो नहीं जाते। अरे नहीं उससे भाई, 12 का वाड़ा सुन लेना, अगर वो 12 धाम तक भी पहुंच जाए मेरा नाम बदल देना। अरे देखो पहाड़ा तो ज्यादा बोलोगे तो मैं भी नहीं सुना पाऊंगा, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूँ। लेकिन भाई क्लास 3 को तो मैथ आते होंगे ना इनको भाई, उस पे भी ये 2 नंबर ही यार। अरे मेरे को तो 12.5 का भी पढ़ा आता है यार। अरे आप लोग ठहरे भाई ज्ञानी आदमी भाई, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। मैं नीचे सिद्धार्थ बैठ भाई, के सुन रहा था। ये ओनली टाइम पास करने आया था पता है सिद्धार्थ भाई, पूरा प्योर टाइम पास था। अभी आप जाते थे एक मुद्दे पे नहीं आता, ये हमेशा वो करता है कि अभी तुम्हारी बजा रहा हूँ, अभी तुमको बजाऊंगा। इसको डेडिकेट कर दो एक बार, ओरिजिनल वाला। हम्म। कौन किसको, ये को हमारे जिज्ञासु भाई ये को। आतिफ आतिफ जो भी आया था, इसको डेडिकेट कर दो, बोल के क्या आतिफ तुम्हारे लिए। कौन सा डेडिकेट करूं। ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। भाई ओरिजिनल लिखते ही पहले वीडियो, यही वीडियो सामने आता है, पता है आपको ये चीज। विश्वास नहीं ट्रुथ, होगा ना ये। ट्रुथ टू बी टोल्ड, साहब कह रहे हैं 1 और 1 11, मर गया रसगुल्ला बेचारा। ए देखो देखो सिद्धार्थ भाई, ओरिजिनल लिखते ही पहले ये वीडियो सामने आता है। आहा, चलाएं। चलाना आतिफ, एक मिनट आतिफ, ये मौलवी साहब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर इतने मुतासिर हो गए कि तुम्हारे बारे में बोले बिना नहीं रहे। हमसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं कुछ वीडियो भेज रहा हूँ शूट करके, ये प्लीज मेरी तरफ से आतिफ को दिखा दो, उसको डेडिकेट कर दो। जी अच्छा मृत्यु भाई, गुजारिश पहुंचाएं। हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया जेन्युइन हरामदिया। बकवास बंद कर कुत्तिया। हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। अरे सिद्धार्थ भाई हराम- मैं अगर कहीं पे नहीं भी रहा सिद्धार्थ भाई, ये डेटा आप मेरे को करना प्लीज, लोगों से ये डेटा कलेक्ट करने में मेरे को मदद करो यार सिद्धार्थ भाई। नहीं मेरे को ये नहीं समझ आया, हराम का तो हराम का होता है, उसमें जेन्युइन और प्योर कहाँ से आ गया। वो भाई उससे पूछना पड़ेगा भाई, वो गाली को मेरे कितना ख्याल से मतलब खतरनाक बना सकता है उतना बनाया ये उसने। मेरे को जवाब है मेरे पास जिज्ञासु, और जवाब ये है, ये अंदर की बात है। मैं समझ गया हूँ सर, मैं आपके कहने से पहले समझ गया हूँ। जेन्युइन और प्योर हराम उसे कह सकते हैं कि जिसका बाप भी जेन्युइन हराम पहले से हराम हो, और उसकी माँ भी पहले से हराम हो, और उसका दादा भी हराम हो, और उसकी दादी भी हराम हो, उसकी परदादी भी। एक ही वो बार है कह दो ना, genuine नस्ल ही हराम हो, जो नस्ल हराम हो। वाह वाह वाह, सही पकड़े हैं। और बांग्लादेश के एक और एथिस्ट है पता है सिद्धार्थ भाई, ये मोमिनों को जो ट्रोल करते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक डायलॉग इसका बहुत फेमस है। अरे किसी यार बंगाली की किरात सुना दो तुम मुझे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुनाते हैं। अर्रहमानिर रहीम। रहमानी नहीं, रहमानी रहीम, रोहिम, रहमानी रोहिम। रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये जबान एक दिन हिला ऐसा हुआ हिला कि के मैं मेरी जबान हिल गई। इत्तेफाक से मैं जिस इलाके में हूँ उससे तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे एक मस्जिद है। तो मैं अक्सर स्ट्रीम लेट तक करता हूँ। तो एक दिन स्ट्रीम करने के बाद जब मैं आप लोगों से बात करके निकला तो लाइट चली गई, और मेरे यहाँ पर इन्वर्टर था नहीं। तो गर्मी की वजह से मैं छत पे चला गया, और सुबह का टाइम हो रहा था तकरीबन 4:30 के टाइम।
रियल इंसिडेंट है जो बता रहा हूँ। अच्छा मृत्यु भाई, जी तो उस मस्जिद में अजान होनी शुरू हो गई। जी जी मुल्ला उधर से कहता है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे मोहल्ले में 2-4 कुत्ते बाहर सोए हुए होते हैं। एक कुत्ता एकदम से लेटा हुआ उठा, छड़क करके उसने कहा "ऊ!" अच्छा